Assalamualaikum ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑन कैंपस क्या हाल है। आवाज आ रही है मेरी बेटे आप लोगों को ऑन कैंपस नहीं? अच्छा जी, आज हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने किया था दैट वाज द लैब रिपोर्ट, वो आपके फ्यूचर के पर्पस के लिए थोड़ी सी आवाज हो रही है। अभी जो हम करने वाले हैं रिपोर्ट का ये हिस्सा है दैट इज गोइंग टू बी फॉर द पेपर ए, ताकि ये भी आपको फ्यूचर में बनानी पड़ सकती है। ओके, ये हमारे पेपर में आएगी तो इसकी वजह से हमारा फोकस इसके ऊपर ज्यादा रहेगा और लॉन्ग हेल्थ में हमारा कम रहेगा। ये आपकी बुक में नहीं होगा तो डोंट लुक इट इनटू द बुक। ऑल्दो ये चैप्टर नंबर 3 और बिजनेस रिपोर्ट लिखा हुआ है, ये बाद में टीचर्स को उन्होंने एक नई बुक दी थी विद द चेंजेस एंड ऑल, तो ये जब आप लोग है आई कैप की तभी वो कलर कॉम्बिनेशन और वो सारा कुछ वो सही है, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने पूरी बुक भी ओपन नहीं की हुई है इस पर। क्योंकि डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ वो इरफान जो है वो क्लास के बाद शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक जो डॉक्यूमेंट जो अभी हम करने लगे हैं। अच्छा जी, अगर हम मेमोज का जो हमने किया किस किस को याद है, सॉरी फॉर्मेट मेमो का? हाँ जी, कौन बताएगा? To from CC is optional. To from date and subject, ये चार चीजें आपकी कंपल्सरी हैं। जैसा कि आपका साइन है मेमो में, उसी तरह आपका सीसी ऑप्शनल है मेमो के अंदर। साइन हम जब करते हैं नीचे कि जब हमने किसी चीज को ऑथराइज करना होता है। रेफरेंस वाला जो एरिया है वो भी आपका मेमो में डल जाता है, वो भी आपका ऑप्शनल है कि अगर आपने किसी चीज का रेफरेंस देना है तो टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, ये चार चीजें हमारी मेमो की कंपल्सरी हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, और इन्होंने कहा मतलब वैसे भी मेमो की शक्ल में भी रिपोर्ट बनती है, लेटर की शक्ल में भी रिपोर्ट बनती है, लॉन्ग रिपोर्ट भी बनती है। तो क्योंकि टाइम की कमी होगी हमारे पास पेपर की, तो लॉन्ग रिपोर्ट हम दे नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें कई घंटे और महीने और मतलब हफ्ते भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं। तो उन्होंने भी शॉर्ट रिपोर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है कि अगर हमने देना हुआ तो हम ये मेमो की शक्ल में बच्चों को रिपोर्ट देंगे, जो फॉर्मेट उसका मेमो का होगा और उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो शॉर्ट होगी ताकि वो मैनेजेबल हो लिखना। ये भी 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में ही आ सकता है, या लेटर आएगा या ईमेल आएगी या मेमो आएगा खाली, या मेमो रिपोर्ट आएगी, या आपको सर्कुलर आएगा। तो प्लीज मेरा ये आप लोगों से बहुत ज्यादा वो है रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन को या टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो मेमो का वर्ड देखते हैं और उनको लगता है कि शायद ये मेमो रिपोर्ट होगी, लेकिन अब ये मैं बात कर रही हूँ जब हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना बच्चों के साथ, तो अगर मैंने रिपोर्ट का टॉपिक दिया है तो वो बस उन्होंने मेमो का वर्ड देखा और मेमो लिखना शुरू कर दिया। टॉपिक पे तो लिखा लेकिन नॉर्मल मेमो लिख के दे दिया, फिर उसको जाके हाईलाइट करो कि बेटा मेमो रिपोर्ट थी, उसका अंदर का फॉर्मेट तो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, अंदर का जो आपको। तो हमने सिर्फ वो नहीं देखना कि ओके मेमो वर्ड लिखा तो मैं जल्दी से बगैर ध्यान दिए वो लिखना शुरू कर दूं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो हमसे मांग क्या रहे हैं, तभी तो हम वो चीजों को दे पाएंगे ना। अगर उन्होंने कहा कि जी जाए और ये काम करे, बस हम बगैर सोचे समझे निकल गए और हमें पता ही नहीं हमने बाहर दरवाजा खोल के बंद करके करना क्या है, फिर सीढ़ियों पे खड़े हो जाओगे कि क्या करना था, फिर अंदर आएंगे कि क्या करने भेजा था हमें, तो वो पहले ही पूछ लो ना सारी इन्फॉर्मेशन ताकि आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो पूरा टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, कभी कभी वो ये भी कर सकते हैं कि आपको ये ना लिखे कि राइट अ मेमो रिपोर्ट और फलाना टॉपिक, वो सिर्फ ये लिख देंगे आपको राइट अ रिपोर्ट और फलाना टॉपिक, या राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट और फलाना टॉपिक। तीनों बात मतलब उनका यही है कि बेटा मेमो रिपोर्ट की शक्ल में हमें रिपोर्ट बना दो। कभी वो लिख देंगे राइट अ मेमो रिपोर्ट, कभी वो लिख देंगे राइट अ रिपोर्ट, कभी वो लिख देंगे राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट। तो तीनों में काम हमने यही करना है कि हमारा मेमो रिपोर्ट ही उनको बना के देनी है। वो हर तरह हमें जरूरी नहीं है कि ध्यान से बताएं, वो कभी कभी बच्चों की उस पर भी छोड़ देते हैं कि बच्चों ने ध्यान दिया था, उनको पता था कि अगर रिपोर्ट का खाली हम वर्ड लिख दें रिपोर्ट बनानी थी, या वो वहां जाके स्ट्रेस में आ जाएंगे आप पता नहीं कौन सी रिपोर्ट बनानी थी, तो इस वजह से कभी ट्रिक भी कर लेते हैं इस तरह। तो ये चीज माइंड में रखिएगा। अच्छा, ये जो 1 2 3 आप लोग देख रहे हो ये 3 टॉपिक्स हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े टॉपिक्स है ना पहला वाला, तो वो जो शेयर किया हुआ है कि इसके ऊपर हमने रिपोर्ट बनानी है। अब रिपोर्ट के बॉडी
तो वो कहा था कि थोड़ा सा जो है वो हेडिंग्स चेंज होगी, तरीका उसका वही रहेगा। आपने इंट्रो पैराग्राफ लिखना है, आपने मिडिल सेक्शन के अंदर डिटेलिंग देनी है। जैसे कल हमने बात की थी फाइनेंस हो गई है, इन्वेस्टिगेशन तो करनी है ना रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उसकी हेडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। मेमो, सिंपल मेमो में कोई हेडिंग नहीं थी पैराग्राफ के अंदर, हमने नॉर्मल लेटर की तरह फर्स्ट लिखा था और सेकंड लिखा था और जल्दी से मेमो को एंड कर दिया था। मगर इस वाले क्योंकि ये मेमो रिपोर्ट है, तो इनके पैराग्राफ्स की हेडिंग होगी। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रिपोर्ट में भी सेक्शंस की हेडिंग होती है, तो आप ये समझो कि ये एक एक पैराग्राफ है लेकिन ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो इनकी सेक्शंस की भी हेडिंग होगी क्योंकि ये रिपोर्ट है। चाहे वो छोटी है, शॉर्ट है, लेकिन वो ड्यू रिस्पेक्ट तो देनी है कि चाहे एक पैराग्राफ है उसकी हेडिंग अलग रहेगी, चाहे आप 4 पेज का लिख रहे हो लॉन्ग रिपोर्ट में तो भी उसकी हेडिंग बनेगी। तो डिवीजन हमने सिर्फ पैराग्राफिक से नहीं करनी है, वो रिपोर्ट में हमने डिवीजन पैराग्राफिक प्लस उनकी हेडिंग से भी करनी है। वो आगे जाके अभी हम इसी को बना देखेंगे। पहले हम पहले वाले टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर तो विजिबल है। जी, ऑनलाइन एंड रीड इट टू योरसेल्व्स। फर्स्ट वाला, कामरान। और ऑनेस्टली से बताना, समझ आया है तो भी और नहीं समझ। जब इतने बड़े टॉपिक्स होते हैं ना, तो देखते तो वो नहीं होना स्ट्रेस में, वो इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब गौर से पढ़ो ना इस टॉपिक को, तो सारी इंफॉर्मेशन जो हमने लिखनी है वो उन्होंने हमें आइडिएशन करने का टाइम ही नहीं, वो सारा आइडिएशन करके दे दिया है, बेटा ये चीजें बस ये कर दो। अब इस पूरे टॉपिक को हमने जो है ना वो शक्ल देनी है एक मेमो रिपोर्ट की, सोचना नहीं है टॉपिक पे क्या लिखूं, क्योंकि क्या लिखना है वो सारा कुछ बता दिया हमने, मिनिमाइज करके ऑब्वियसली बताया, लेकिन उन्होंने मेन मेन चीजें हमें बता दी हैं कि व्हाट वी आर सपोज टू इंक्लूड इन आवर मेमो रिपोर्ट, ताकि वो आइडिएशन वाला टाइम उन्होंने हमारा बचा दिया, इसीलिए लंबा है। तो ऐसे में 1 से 2 दफा भी अच्छा है कि अगर हम टॉपिक पढ़ लें ताकि बेहतरीन तरीके से ये फायदा उठाए ना कि सारा इनको इन्होंने दी भी है, तो हम एक दफा उसको एक और कर लें, 1 मिनट बचाने के चक्कर में कि नहीं मैं समझ आ ही गया होगा, अंदाजे में नहीं, आप 1 से 2 मिनट लगा दो अपने टॉपिक के ऊपर, डोंट से दैट मिनट कि आगे जाके वो मिनट हमें भारी पड़ जाए। तो बच्चे बहुत ज्यादा, एक बच्चों से बुरा नहीं होती कि स्टूडेंट्स का कुछ एक एटीट्यूड है, शायद मेरा भी रहा होगा, कुछ तो नहीं कि मैं स्टूडेंट कैसी थी, कि हम जल्दी करते हैं एज ए स्टूडेंट लिखने की, कि करके फारे हो दूसरे क्वेश्चन पे जाए, तो हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वो फिर वहां जाके गड़बड़ होती है कि लिखते हैं, मेहनत की होती है, वर्ड्स भी करें, पूरी शीटें भर देंगे, लेकिन अगर हमने वो शीट्स टॉपिक के अकॉर्डिंगली नहीं लिखी तो क्या फायदा उसका। नंबर ऑफ वर्ड बहुत कॉन्फिडेंस, तो पूरे 150 लिख के आया था, नहीं एक कम नहीं ज्यादा, लेकिन वो 150 वर्ड पूरे तरीके से आपके टॉपिक को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अगर मैं एग्जामिनर होंगी तो वो मेरे नजदीक इतनी अहमियत नहीं रखेगा, वो चाहे उस बच्चे ने 150 वर्ड्स लिखे, उसने जो है वो नॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल की है, लेकिन उसने टू द पॉइंट टॉपिक के ऊपर लिखा है, तो आई विल गिव दैट पर्सन मोर मार्क्स देन दैट पर्सन, चाहे उनकी थी, लेकिन उन्होंने वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी और थोड़ी सी पटरी से उतर गया कहीं की कहीं जाकर फिर वो वापस आ गए, तो ऐसे में फिर उस बच्चे को मार्क्स कम मिलेंगे। जी कामरान, अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये कामरान साहब को कहा जा रहा है रिपोर्ट बनाने के लिए या ये खुद बना रहे हैं, ये खुद बना रहे हैं, हैंड रेज करें। और कौन कह रहा है कि इनको कहा गया है कि रिपोर्ट बनाए है, तो ये तीसरी ऑप्शन तो है ही नहीं, ये क्या था, ये तो मेरे साथ पहली दफा हुआ है, होता है ना ट्रू फॉल्स,
दोनों पे भी हाथ में करके तो तीसरी ऑप्शन तो है ही नहीं ना, मे बी वाली ऑप्शन ये खुद बना रहे हैं। It is his responsibility as the designated engineer to go and visit the site. Yes, उनका काम है सुबह ऑफिस जाने से पहले साइट का चक्कर देखी चीजें और फिर ऑफिस चले गए। मगर वो देखते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो साइट का चक्कर लगाते हुए उन्होंने सर्टेन चीजों को ऑब्जर्व किया है और फिर वो उसके ऊपर रिपोर्ट बना के फलाने बंदे को देंगे। फलाने बंदे कहा कि कामरान साहब आप जाओ, ऑब्जर्व करो, रिपोर्ट बनाओ एंड देन सबमिट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा फर्क नहीं आता, सिर्फ थोड़ी स्टार्टिंग का फर्क आ जाता है कि आपको जब किसी ने कुछ कहा है क्लियर करने को तो आप उसको हवाला नहीं दे सकते हो अपने इंट्रो के अंदर। आप हवाला जब देते हो उसमें इंट्रो में जब आपको किसी ने कहा होता है कि फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग दिस रिपोर्ट, the telephonic conversation we had 2 days ago when you asked me to do flana flana thing, तो उस बंदे ने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, ना फेस टू फेस कहा, ना फोन पे कहा, ना ईमेल भेजी कि दी जाओ और रिपोर्ट बनाओ, आप अपने ओन पे बना रहे हो। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इंट्रो में आप हवाला नहीं दोगे क्योंकि आप खुद बना रहे हो, आपको किसी ने कहा नहीं था। अच्छा, मसला क्या निकला था, कामरान साहब जब गए थे और वो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, अब देख रहे हो QCE क्योंकि ये डेजिग्नेशन है तो वो कैपिटल में है, और जोहरान हाउसिंग लिमिटेड ये भी आपका प्रॉपर नाम है तो उस वजह से कैपिटल में है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑफ 300 बैंगलोर ऑन इतना डेट ही ऑब्जर्व मिक्सिंग ऑफ रेशियो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यही दे दिया क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या थी वहां जाके कि जी कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल में कोई गड़बड़ हो रही है, डेफिनेटली हमारे प्रोजेक्ट होगा। He also found that non-approved brands were being used along the approved one, यानी कि 2 नंबर वाला माल भी यूज हो रहा था विद द A ग्रेड। तो एक ऑब्जर्वेशन उनकी ये होगी, यानी कि ये अभी उनकी ऑब्जर्वेशन हुई है, अभी उनको फाइंडिंग्स तक पहुंचना है। फिर क्या था, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर एंड सीवरेज फिटिंग्स में भी कोई गड़बड़ थी। मोर ओवर यानी कि इसके अलावा और क्या था, द साइट सुपरवाइजर वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन कंप्लायंस विद द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स ऑफ द लेबर, या जो भी वहां काम करने वाले लोग हैं। यानी कि एक चीज उन्होंने और नोट की कि ये जो घपले हो रहे हैं उसके साथ साथ जो बंदा ऑथराइज है वहां का लेबर का, वो भी बड़ा अजीब किस्म का बंदा है कि उसने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे अपने लेबर के लिए, तो और कोई मिसहैप हो सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ कामरान, अब वो आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन मेंटली सिचुएशन में जाओ कि हाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं गया था और अब आप कामरान खान बन रहे हो। ऑन बिहाफ ऑफ कामरान राइट अ रिपोर्ट, या देखो यहाँ लिखा ना शॉर्ट रिपोर्ट, इधर नहीं लिखा मेमो रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ highlighting the adverse impact of the situation prevailing at the site, कि अब जो आपने चीजों को ऑब्जर्व किया है तो अब उसके बारे में आपने जो है वो एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है, यानी कि खुद से लिखनी है। और किसको एड्रेस करोगे, मैनेजमेंट ऑफ ZHL को। तो आपका टू जो है, टू की जगह वो आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ फलाना कंपनी, और फ्रॉम जारी बात है कि आप आ जाओगे और आपके नाम के साथ आपकी डेजिग्नेशन आएगी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, दोनों चीजें आप कर सकते हो कि अपना नाम लिखो और ब्रैकेट में लिखो, या डेजिग्नेशन लिख के ब्रैकेट में अपना नाम लिखो, दोनों चीजें ओके होती है मेमो में भी और मेमो रिपोर्ट में। नो, ना ही आप इवन दो अगर किसी साहब को भी लिख रहे हो तो भी मिस्टर ही लिखोगे, तो अपने आप को तो डेफिनेटली नहीं लिखोगे। टॉपिक क्लियर हुआ कुछ कुछ? ओके, मैं 2 पे जाता हूँ, छोटा सा टॉपिक। इधर एक टाइपो है वो भी बताती हूँ मैं। We have this on the basis. Done? पढ़ लिया? Okay, you are a program coordinator in a, इधर इंस्टीट्यूट का IS स्मॉल होना चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल है, वो कॉमन नाम नहीं है। ड्यूरिंग द लास्ट
वीक। अच्छा, इधर कॉमा की गलती है। वो ये है कि यू आर अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉमा, ड्यूरिंग द लास्ट वीक यू हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट। कॉमा पहले आएगा। अगर हम कॉमा पहले लगा लेते हैं तो क्या लग रहा है, यू आर अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द लास्ट वीक, कि आप पिछले लास्ट वीक से जो हो वो कोऑर्डिनेटर हो। ठीक है, तो वो एक देखो, कॉमा का इधर और उधर लफ्ज वही है, मतलब चेंज। तो पंक्चुएशन इसी वजह से वो इम्पोर्टेंट बनी है। तो हमसे भी हो जाता है, तो जारी बात है, वो भी लिखने वाले भी तो इंसान ही है। So you have received complaints about the teaching quality of a faculty member. माइंड में रखें, सबको नहीं लपेटते गाने से। एक कोई फैकल्टी मेंबर होंगे जिनकी जो है वे ऑफ या मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम नजर आई है, स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई है। एंड some students have also complained about the campus facilities. तो आपके सामने ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने अपना जो है वो मेमो रिपोर्ट लिखनी है ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। टू कंप्लेंट्स, राइट अ शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट। इधर फिर मेमो का कहीं जिक्र नहीं है कि मेमो रिपोर्ट लिखनी है, टू द प्रोग्राम डायरेक्टर अबाउट योर फाइंडिंग्स। अब इसमें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। हालांकि दो पॉइंट्स दे दिए हैं कि एक कंसंट्रेशन की कमी की शिकायत की है स्टूडेंट्स ने, लेकिन क्या वो सोचना पड़ेगा ना, पानी नहीं मिलता ठंडा, एसी काम नहीं कर रहा, वॉशरूम क्लीन नहीं है, कैफेटेरिया में खाना बासी होता है, अब वो तो सोचना पड़ेगा। उन्होंने पॉइंट ले दिया है, लेकिन अपना उसमें डालना क्या है वो हमें, अभी टॉपिक छोटा है तो उन्होंने आपको टाइम दे दिया कि आप सोच लो। और जब टॉपिक बड़ा होता है तो डिटेल, काफी डिटेल्स वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके होते हैं। अब जैसे यहाँ उन्होंने बताया कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्वालिटी ऑफ अ फैकल्टी मेंबर, ना बताया मेल है, ना बताया फीमेल है, ना बताया कुछ सब्जेक्ट, या ना ही बताया किस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं या करती हैं, तो सारा कुछ हम पर छोड़ दो। आगे बताया है कि क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने इस कोऑर्डिनेटर को बताए थे, टाइम पे नहीं आते, जल्दी बोलती हैं, आवाज ही नहीं आती, या उनको समझ ही नहीं आती, ऊपर से मतलब वो कुछ नहीं बताया, तो इसमें भी हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। क्लियर है? और फिर हम जो है वो रिपोर्ट की शक्ल बनाएंगे, जो भी हम अगर आज के हम करेंगे, अदरवाइज विल डू इट ऑन मंडे। अभी टॉपिक को समझाना थोड़ा सा मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ रही थी। अब ये इसीलिए 3 पे रखी है उन लोगों ने भी, कि बच्चों को थोड़ा सा वो ध्यान दे दी, कि एक थोड़ी मीडियम दे दी, फिर एक स्मॉल दे दी, फिर अब एक एक्स्ट्रा लार्ज भी है। अच्छा जी, अब इसको देखो जरा। 9 ब्रांचेस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप को समझ आ रही है? कोई इशू, कोई बात पूछनी है तो काइंडली चैट में बताइए। आवाज का कोई इशू तो नहीं है, और पॉइंट्स और बातें समझ में आ रही है? आइदर वे फीडबैक दीजिएगा। माहिर, हाँ, माहिर सानी ने
सजेस्ट करना है और रिपोर्ट लिखनी है चैलेंजेस के बारे में। यू मे अज्यूम द नेसेसरी डिटेल्स, अपने पास से आपको खुली छुट्टी है कि जो भी डिटेल्स डालनी है लिखा हुआ है। यू मे अज्यूम द नेसेसरी डिटेल्स, कि जो भी इस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए आपको लग रहा है कि ये चीजें जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए या ये स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, आपकी कंपनी ऑलरेडी ये काम कर रही है, ये नहीं करे और फलाना काम कर ले, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने खुद ही प्रिज्यूम करनी है। अल्लाह ना करे कि इतना लंबा आए, आ भी सकता है क्योंकि उन्होंने खुद नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अभी तो जितने स्टूडेंट्स ने दिया है, क्योंकि ये बहुत रिसेंटली शेयर की गई थी शॉर्ट रिपोर्ट की, जो ये मेमो रिपोर्ट की फाइल है, आप समझो कोई 2 टेस्ट पहले या 3 टेस्ट पहले, ज्यादा से ज्यादा। अब तो वैसे ही ऑल्टरनेट मंथ्स पे हो रहे हैं। तो अभी तक मेरे किसी स्टूडेंट ने ये नहीं फीडबैक दिया कि उसको मैं, बट आ सकती है। और अब इसके चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि उन्होंने खुद दे। तो पहले हम ज्यादा फोकस लेटर्स के ऊपर करते थे, करते सारा कुछ थे, ईमेल भी, सर्कुलर भी, मेमो भी। और मैं उस वक्त जब कोई एज सच आईकैप की तरफ से हमें इंडिकेशन नहीं थी कि किस टाइप ऑफ रिपोर्ट बच्चों को करानी है, तो मैं अपनी तरफ से लेटर रिपोर्ट बच्चों को करा, तो उसकी भी प्रैक्टिस हम करते थे, लेकिन फोकस हमारा लेटर पे ज्यादा होता था। लेकिन अब वो ईमेल भी दे रहे हैं, अब वो मेमो, नॉर्मल वाला मेमो भी दे रहे हैं और वो लेटर भी दे रहे हैं, और ये उन्होंने साथ में हमें खुद प्रेजेंट कर दिया अपनी बुक। तो इसका मतलब है कि ये मेमो रिपोर्ट भी आने वाले टेस्ट में दे सकते हैं, हम इसको भी नॉन सीरियसली अटेंड नहीं कर सकते। अल्लाह साइन ऑन अनदर डिवाइस, दुकान देखिए कब का है, डिनाई कर दो, क्लास ओवर तो नहीं होगी, नहीं अभी तो नहीं। देखो आप, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग तो हो रही थी और 1 मिनट हुआ, लेकिन नहीं वो मैं ही था। अच्छा मैं चेक करा रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, गिव मी अ मिनट, मैं चैट जरा बच्चों के मैसेजेस देख लूं। समझ आवाज भी ओके, ओके एवरीथिंग इज क्लियर नो मैम, आ रही समझ अपन, ओके गुड। अच्छा, अब हम रिपोर्ट 1 पर आते हैं, इसका देखते हैं कि क्या फॉर्मेट है, और एक बहुत ट्विस्ट है इसके अंदर। रिपोर्ट 1 को अभी मैं आपको ग्लांस देख लूं, फिर सेकंड को ग्लांस दूंगी और थर्ड को ग्लांस दूंगी कि इसमें देखो कॉमनैलिटी क्या है। इसमें समझो कि कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग इस पर हमने करनी है कि क्या चीजें, तीनों चीज रिपोर्ट में आपको कॉमन लग रही है और क्या चीजें आपको मुख्तलिफ लग रही हैं। जैसे मेमो रिपोर्ट है तो इसमें टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट है, ठीक हो गया, इसका मतलब है कि ये वाकई इन्होंने मेमो, इंट्रोडक्शन है, फाइंडिंग्स है और एनालिसिस है। ये हेडिंग्स देख रहे हो ना, ये देनी है, चाहे आपने ये 2.5 लाइनों का सेंटेंस लिखना है, लेकिन आपने नॉर्मल लेटर की तरह या मेमो की तरह नहीं, इसकी हेडिंग फिर भी दोगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, कैपिटल से लिख दो, बोल्ड कर दो तो भी ओके, या नॉर्मल फॉन्ट में लिखकर बोल्ड कर दो तो भी ओके, लेकिन उसको प्रोमिनेंट होना चाहिए कि हाँ ये खास तौर पर हेडिंग के लिए लिखा है। उसके बाद आपकी कंक्लूजन आ जाती है, रिकमेंडेशन है, फिर सेकंड रिपोर्ट पे आओ जो बड़ी छोटी थी, वो स्कूल स्टाफ के बारे में, इंट्रोडक्शन है और फाइंडिंग्स है, ऊपर जाती टू फॉर्म डेट एंड सब्जेक्ट है, फिर इंट्रो है, फाइंडिंग्स है जो कि रिपोर्ट 1 में भी थी, फिर रिकमेंडेशन है, सजेशन उसमें भी। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि बिकॉज दे आर डीलिंग टू सेपरेट पॉइंट्स, बट है वो इंस्टीट्यूशन के ही ना, स्कूल के ही, एक टीचर का मतलब है और एक फैसिलिटेशन का मतलब है, तो हम दोनों पॉइंट तो कर ही नहीं सकते, वो तो खिचड़ी बन जाएगी। तो हमने खिचड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, दाल को अलग रखेंगे, चावल को अलग रखेंगे, तो मेन के फैसिलिटी वाले सेक्शन को हम अलग रखेंगे और दूसरे वाले को जो टीचर की प्रॉब्लम है, जो उसको हम सेपरेट रखेंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं आपकी फाइंडिंग्स की, ये आपने ए में लिखा है कि फैकल्टी टीचिंग क्वालिटी, उसमें जो भी आपके हाथ इंफॉर्मेशन में भी, या अदरवाइज हम सोच के बनाएंगे, वो आपने जो है वो इस तरह ब्रेक डाउन करके लिखती है
यहाँ नंबर ऑफ वर्ड जरा ज्यादा लिखे हुए हैं, हम कम ही लिखेंगे, हम तो 150 लिखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा है, हम अगर यहाँ एक एक पॉइंट भी लिख देते हैं, एक एक लाइन भी लिख देते हैं, तो दैट वुड बी इनफ। और इसकी रिकमेंडेशन अभी दे रहे हो आप, पूरी की नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने टीचर के जो हम चेंज क्या कर तो उनकी तनख्वाह काट दें या क्या करें, वो जो भी रिकमेंडेशन है वो आप करोगे। फिर आए हैं कैंपस फैसिलिटी कंप्लेंट्स पे। ठीक है, इधर थोड़ा सा अगेन टाइपो ये हो गया है कि यहाँ जब उन्होंने ए की हेडिंग दी है ना, तो इधर नीचे बी की हेडिंग होनी चाहिए थी, ताकि वो ना सिर्फ बोल्ड से डिफरेंशिएट हो, बल्कि आपके वो ए बी या रोमन 1 2 3 से भी हो। तो ये थोड़ी बहुत ही टाइपो को नजरअंदाज करेंगे हम जो बुक में है, लेकिन जब हम काम करेंगे तो हमने इसको माइंड में रखना है। दूसरा टाइपो ये है कि क्वालिटी के बाद उन्होंने यहाँ कॉलन डाला हुआ है, और इधर उन्होंने कॉलन नहीं डाला हुआ। तो आइदर हम दोनों में डालेंगे या दोनों में नहीं डालेंगे। थोड़ा सा हमने टाइपो को लेकर अपना कॉमन सेंस यहाँ यूज करना है। यहाँ उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस इशू चल रहा है, हाइजीन और क्लीनलीनेस का इशू चल रहा है। उसके बाद अब वो उसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं अलग, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, तो उनको थोड़ा सा हमने अलग अलग जो है वो कैटर करना है। एनालिसिस नहीं है, पिछले वाले में एनालिसिस थी। सॉरी, उसी सब क्वेश्चन की जगह आएगा ना जी। तो बाबूजी तो याद भी हो गया, लेटर हो गया, ईमेल हो गई, मेमो हो गया, मेमो रिपोर्ट हो गई, सर्कुलर हो गया। इन पांचों में से वो 150 वर्ड लिखने के लिए कोई एक चीज आपको देखी, कौन बताएगा कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? यस, 20। इसमें आइडिएशन के कोई मार्क्स नहीं है, इनके आइडिएशन का कोई बॉक्सेस नहीं होता, तो इस वजह से ये 20 का है। तो 150 वर्ड्स हमने लिखने हैं। आप ये समझो कि हमारे सेक्शन क्या होने चाहिए, हमारी फाइंडिंग्स का वर्ड हो, हमारा इंट्रो का वर्ड हो, हमारे रिकमेंडेशन का वर्ड हो, मगर हमने नंबर ऑफ वर्ड्स अंदर कम, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपने जो है वो कम लिखा है, वो उन्होंने खुद 150 वर्ड्स कर दिए हैं। ठीक है, तो वो ये कहते हैं देखना ये है कि बच्चे को पता है कितनी हेडिंग्स होती हैं, बच्चे को पता है कि इंट्रो के अंदर फाइंडिंग्स नहीं, अंदर रिकमेंडेशन नहीं लिखती, कहीं रट के तो नहीं है बस। तो उसको जब डिविजन पता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम उसको बड़ा टास्क देंगे तो वो ये बच्चा कर लेगा, क्योंकि उसको बेसिक पता है। अगर बेसिक ही नहीं पता और आप नॉर्मल मेमो लेके आ रहे हो या लेटर रिपोर्ट लेके आ रहे हो, या जो उसका समझ में आ रहा है बस हमने लिख दिया टॉपिक को, एक लेटर किया, एक पैराग्राफ की शक्ल दे दी है, तो वो फिर मार्क्स काटेंगे, चाहे हमने बॉडी मैटर टॉपिक से रिलेटेड ही लिखा हो। लेकिन डिविजन जो रिक्वायर्ड डिविजन थी वो तो की नहीं। यानी कि आप समझो कि ये जो बॉडी सेक्शंस में जो डिवीजन है, ये भी काइंड ऑफ आपका फॉर्मेट का हिस्सा है। तो हमने आधा फॉर्मेट तो फॉलो किया, टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट लिखकर, अंदर हम नॉर्मल मेमो की शक्ल में लिखा है, बेसिक लिखा हमने टॉपिक पर ही है। दोनों चीजों को एड्रेस किया हमने, क्वालिटी टीचर की टीचर क्वालिटी को भी डिस्कस किया अंदर, और हमने जो है वो फैसिलिटी डिस्कस किया, लेकिन हम नॉर्मल पैराग्राफ्स की शक्ल में करते हैं, तो फिर डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से ही स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। जब स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम बहुत अच्छा लिख के आए हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि कहीं हमने ऐसी वाली गड़बड़ कर दी जिसके मार्क्स कटेंगे, फॉर्मेट में नहीं लिखा, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन डाल दी, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दी, या ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ डाल दी कि मैंने इस पॉइंट को ज्यादा लिख दी, उस पॉइंट को हाईलाइट सही तरीके से नहीं किया, उसको सेटिस्फैक्टरीली उसको एड्रेस नहीं किया, और इस वाले को ज्यादा मैं लिखता चला गया। तो इन चीजों की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। हम कॉन्फिडेंट होते 150 वर्ड था, 200 वर्ड था, करके आ गए, टाइम पे करके आ गए, इंशाल्लाह 20 में से 15 16 तो मिल जाएंगे। लेकिन जब खुदा ना खास्ता जब 9 या 10 मिलते हैं, तो फिर बंदा शॉक। No, not every time is the like fault of the examiner or the checker. हमारी गलती भी हो सकती है, और ये छोटी 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 गलतियां मिलके जो है ना, वो फिर एंड टाइम पे हमारा 48 और 47 और 49 बच्चों के लिए आती है। दैट्स वेरी सैडनिंग कि एक एक दो दो मार्क्स से बच्चे रह जाते हैं। कई बच्चे ऐसे आए हैं कि इसी तरह के आधे घंटे के लेक्चर में बेसिक टिप्स उनको समझाओ, तो फिर नेक्स्ट टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो वो खुद कहते हाँ मिस ये तो किया ही नहीं था, हाँ सर ये तो हुआ ही नहीं था, हाँ ये भी किया था। तो वो फिर वो पता चलता है कि ये छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 मिली हैं, और फिर आपका रिजल्ट जो वो अफेक्ट हो जाता है। वो बंदे को लगता है ना, इस वक्त इतना छोटी सी चीजें शायद कोई ना देखे, या अगर टीचर्स या कोई सीनियर कह रहा है तो शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, वो ऐसी एग्जैजरेशन होती जो लिटरली आपको कन्वे किया जा रहा है, चाहे आपके सीनियर्स भी कर रहे हैं, तो पे अटेंशन टू दैट। वो वाकई आपको सही राय देंगे, दे डोंट वांट, दे विल नॉट रादर मिसलीड यू इन एनी वे। अच्छा जी, इसमें आपका रिकमेंडेशन है, एंड देन आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट है।
आप ये तो सिंसियरली लिख लो तो भी ओके, रिगार्ड्स लिख लो, कहीं भी नोट डाउन कर लें फॉर योर कन्वीनियंस, यहाँ आपको याद रहे। चैप्टर नंबर 3 मेमो के आगे लिख लो या कहीं भी। जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट, सिर्फ दो, वो एक तो हम है, तो दो बच्चे हैं। अच्छा जी, पहली आपका इंट्रो इज मस्ट, उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स। इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पता कैसे चलेगा कि ये किस चीज के बारे में आप लिखते हो, खाली सब्जेक्ट लाइन से कितना को इलाबोरेट कर सकते हो ना, तो थोड़ा सा तो डिटेल में बताना है, मस्त हो गया। फाइंडिंग्स इसलिए जरूरी है कि कोई काम कहा गया था, जो वो जब आपने काम किया तो आपके हाथ में इंफॉर्मेशन क्या लगी, व्हाट डिड यू फाइंड आफ्टर डूइंग दैट टास्क। अगर मैं आपको कहूँ कि जाओ दरवाजा खोलो और बाहर देखो, तो वो आपको टास्क है ना, तो जो भी आपको दिखा या नहीं दिखा वो आपने आगे रिपोर्ट करना है, तो वो आपकी, मैंने दरवाजा खोला था लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं, तो ताकि लोग तो सिंपल जो फाइंडिंग कि आपके हाथ इंफॉर्मेशन नहीं लगी कि उस दरवाजे की उस तरफ कोई भी नहीं था, हमें फील हो रही थी कि नॉक हो रहा है बट नो वन वाज देयर। तो फाइंडिंग्स भी इसलिए जरूरी है कि जो टास्क दिया गया उसमें कोई हमने काम किया है, तो इंट्रो के बाद फाइंडिंग मस्ट है, फाइंडिंग के बाद आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन के आगे ब्रैकेट में लिखो ओनली ऑफ फाइंडिंग। यूजुअली जब हम कोई भी पीस ऑफ राइटिंग करते हैं, आर्टिकल ब्लॉग या समथिंग लाइक दैट, तो उसमें हम कंक्लूडिंग सेक्शन के अंदर जो है वो पीछे जितना भी हमने ऑफ राइटिंग में आर्टिकल में लिखा होता है उनकी मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आपकी रिपोर्ट में ये होता है कि आपने कंक्लूजन देनी होती है सिर्फ फाइंडिंग्स। इंट्रो में आपने क्या लिखा है, नीचे और आगे आपने एनालिसिस या डिस्कशन किया उसमें आपने क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। कंक्लूजन वाले सेक्शन के अंदर हम सिर्फ फाइंडिंग्स को मिनिमाइज करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे हाथ पांच पांच इंफॉर्मेशन में से भी जो हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, दो या तीन, सिर्फ कंक्लूडिंग पैराग्राफ या सेक्शन में हम वो डालें, बाकी तो हमारी थोड़ी कम थी या उसकी बेटे जितनी नहीं थी या वो उससे एड ऑन इंफॉर्मेशन थी, तो वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे लेकिन हम प्राइमरी को हम करेंगे कंक्लूडिंग कैसे। उसके बाद आपका जो रिकमेंडेशन स्लैश सजेशन कह सकते हो, ज्यादातर रिकमेंडेशन का वर्ड यूज होता है कि आपकी रिपोर्ट इनकम्प्लीट होगी अगर आपने कंक्लूजन तक लिख दिया है और आपने कोई रिकमेंडेशन ही नहीं दी, वो कहेंगे कि भाई आपको क्यों भेजा था, फाइंडिंग्स तो ले आए लेकिन आप थे ना काम कर रहे, आपने जब पूरी सिनेरियो को देखा, चाहे 2 घंटे काम किया चाहे 1 महीना काम किया उसके ऊपर, तो व्हाट इज योर रिकमेंडेशन, वरना तुम्हें मुझे दोबारा जाके किसी को भेजना पड़ेगा उसको फिर काम करने के लिए, या मैं खुद जाऊँ। बहुत सॉरी लाइट बेटा थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है तो उसमें जैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, एंड आई थिंक सो कि स्टूडेंट्स को लगा कि क्लास ओवर होगी। जब इस तरह अचानक चला जाए मतलब बंद हो जाए वो कि हमारा तो आप समझ लिया करें कि ये हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉट दैट ये क्लास ओवर होगी। फर्स्ट वाले कोड को पढ़ते हैं फिर देन वी कॉल इट अ डे। यहाँ हमने जो एबीसी लिखा है ऑब्वियसली उधर हम अपना फेक नेम बनाएंगे। डायरेक्टर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट डायरेक्टर देता रहेगा, उनको लिखना है फ्रॉम कौन है, कामरान खान है, डेट, अब जाहिर पता है 8 को उन्होंने विजिट किया था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर गए होंगे और फिर देखा होगा तो 2 से 3 दिन उन्होंने लिए रिपोर्ट बनाने के लिए, देखो तो शॉर्ट आपको अटेंड टाइम लग जाता है, तो इस वजह से लॉन्ग रिपोर्ट तो खैर काफी ही लंबी होती है। फिर सब्जेक्ट है आपका, तो ये 4 चीजें हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फिर इंट्रो में क्या लिखा है, काइंडली रीड इट टू योरसेल्व्स, टू द पॉइंट, नो सलाम ड्रॉ। I hope this memo report finds the way quickly. No summary.
ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, उसमें कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि इसका जो पर्पस है वो ये है कि इंफॉर्मेशन देनी, मतलब कर्टियस ज्यादा इसमें नहीं होता। इंट्रो में उन्होंने बता दिया कि आई केम अक्रॉस सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि गड़बड़ मुझे नजर आई है जब मैंने वो हमारा प्रोजेक्ट विजिट किया है। क्या गड़बड़ नजर आई है, नहीं ना बताई इंट्रो के अंदर। तो अगेन हमने सिर्फ सब्जेक्ट लाइन को जो है वो थोड़ा सा लेटर की तरह या नॉर्मल मेमो या नॉर्मल ईमेल की तरह हमने इलाबोरेट कर दिया है। इंट्रो का सेक्शन बेचारा वो ही रहता है कि यू जस्ट ब्रीफली राइट अबाउट द टॉपिक, नॉट द डिटेल्स। मेरी इतनी आवाज में भी शी इज and she is also okay, no she is not। जी फाइंडिंग्स माइंड में रखिएगा प्लीज, अगर एक जगह कॉलन लगा रहे हैं तो सब हेडिंग पे कॉलन लगेगा, वरना फिर अगर एक में नहीं लग रहा तो फिर किसी में भी नहीं हम लगाएंगे। और ये भी कि अगर इंट्रो आपने कैपिटलाइजेशन में कर दिया, फाइंडिंग्स जो है वो आपने सिर्फ बोल्ड में कर दिया और नॉर्मल फॉन्ट है वो अपना कैपिटल नहीं है, तो भी गड़बड़ है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन का पूरा वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो तो फिर सारी हेडिंग्स आपकी कैपिटल लेटर्स में होंगी, वरना नहीं करना तो सिर्फ आई कैपिटल कर दो, बाकी स्मॉल केस कर दे और उसको हाईलाइट करके बोल्ड कर दो। तो वो यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए जो कि हर हेडिंग में आपकी रिफ्लेक्ट हो, ये नहीं कहीं ऊपर फॉन्ट छोटा नीचे फॉन्ट बड़ा है ना। जी आप फाइंडिंग्स जो हो, जैसे यहाँ पॉइंट्स में लिखा हुआ है उस तरह पॉइंट्स में ज्यादातर पॉइंट्स में लिखी जाती हैं, लेकिन आगे जाके कहीं काम करोगे तो फाइंडिंग्स आप देखोगे कि पैराग्राफ्स में भी लिखी जाती हैं। तो वो दोनों चॉइसेस होती हैं कि पैराग्राफ्स में लिख लो कि शक्ल के में, या आप पॉइंट्स में लिख लो। पॉइंट्स में लिखना थोड़ा सा क्लैरिटी देता है पढ़ने वाले को, और ये तरीका है ये ज्यादा इस्तेमाल होता है और यहाँ इस्तेमाल हुआ भी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाइंडिंग्स को पॉइंट्स में ही लिखिए। अब यहाँ 1 2 3 कर लो, बुलेट पॉइंट्स डाल लो, रोमन 1 2 3 लिख लो, ABCD लिख लो, कुछ भी, हमें यहाँ बस उनको डिफरेंशिएट करना है। और आपने भी इसके अंदर उन्होंने हेडिंग दी हुई है रॉन्ग मिक्सिंग रेशो, तो हमें एक आइडिया बता दिया था, क्योंकि पहली ऑब्जर्वेशन ही मेरी ये थी जाते साथ ही साइड पे कि जो वो रेशो है सीमेंट वगैरह का या समथिंग वो गड़बड़ वाला है। तो आप इसकी यहाँ हेडिंग देकर अब उसमें क्या आपने जो है वो गड़बड़ देखी है से ही देखी, वो आपने यहाँ बतानी है। फिर नंबर 2 के ऊपर यूज ऑफ नॉन अप्रूव ब्रांड्स, कि हम ए ग्रेड के साथ वो ऐसे ब्रांड्स भी यूज करें कि जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे, तो वो क्या उसकी आपने ऑब्जर्वेशन की और आपने देखा, वो आप उसके आगे यहाँ लिखोगे। Then the third thing that was highlighted in the topic was the negligence of the supervisor, कि लेबर की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो काम नहीं दे रहे कर रहे थे, तो वो आपने जो है वो यहाँ मेंशन कर दोगे। जिस तरतीब से आप समझो कि टॉपिक में मेंशन है ना, तो उसी तरतीब से उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमने मेंशन करना है। टॉपिक में अगर हम जाएंगे तो पहले उन्होंने वो रेशो की बात की थी, फिर उन्होंने जो है वो इसकी की थी, फिर उन्होंने जो है वो सुपरवाइजर की बात की थी, तो हम ऊपर नीचे ना करें तो बेहतर। ओके, अब एनालिसिस और कंक्लूजन जरा पढ़ने का। पहले मैं थोड़ा ऊपर कर, एनालाइज का मतलब आप फोर्सी क्या कर रहे हो, यानी कि दूर का क्या देख रहे हो कि अभी तो ये हो ही रही है गड़बड़े, तो अगर ये चलती है, फोर्सी मतलब दूर का सोचना। When building foundation lack consistency, they can become weak and vulnerable। इसका मतलब कि अगर रेशो ऐसा ही बरकरार रहा गड़बड़ वाला, सीमेंट कम और रेत ज्यादा, तो फिर बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये उनकी एनालिसिस है, वो फोर्स ही कर रहे हैं कि बिल्डिंग गिर भी सकती है।
Our customers will be dissatisfied with the quality of our product. दूसरी एनालिसिस हो रही थी जब उनको ये पता चलेगा कि क्वालिटी ऐसी है कि हम जरा सा हाथ मार रहे हैं तो वो सीमेंट बाहर निकल रहा है, तो वो डिससेटिस्फाइड होंगे बिकॉज वी पेड फॉर द A grade and we are getting the B grade. ये उनकी एनालिसिस थी और ये एक कॉमन सेंस की एनालिसिस है. लो क्वालिटी हाउसिंग एंड अल्टीमेटली लॉस ऑफ गुडविल इन द मार्केट. हमारी जो मार्केट में एक साख बनी हुई है जिसको गुडविल कहते हैं, वो भी हमारी एट द एंड ऑफ द डे खराब हो सकती है अगर हमने इसके ऊपर काम ना किया. तो दैट इज माय एनालिसिस. रिकमेंडेशन इसके बाद आएंगी कि ये मेरी एनालिसिस है, ये मैं देख रहा हूँ कि अगर हमने इसको नहीं ठीक किया तो ये हो सकता है. और फिर रिकमेंडेशन. अब रिकमेंडेशन और एनालिसिस के बीच में कंक्लूजन आ रहा है. कंक्लूजन को पढ़िएगा जरा. और मुझे बताना जो फाइंडिंग्स जो हमने 3 बातें की थी वो उनमें से कुछ यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है कंक्लूजन के अंदर. सुपरवाइजर्स फॉर कंपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वो होते हैं कि जो आपको एक जो है ना वो क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से मिलता है कि दीज आर द मिनिमम बेयर मिनिमम थिंग्स दैट यू नीड टू अडॉप्ट व्हेन यू आर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. या जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो यूनिवर्सिटीज के अंदर है कि जी PhD से नीचे जो टीचर्स हैं वो उनका एक रिक्वायरमेंट है, एक क्राइटेरिया आप समझ. तो वो जो है वो मीट नहीं कर रहा है जो सुपरवाइजर है, यानी कि वो लेबर का इशू उन्होंने यहाँ डिस्कस किया है. रिजल्टिंग इन लो क्वालिटी हाउसिंग अल्टीमेटली लॉस ऑफ गुडविल. वही बात उन्होंने दोबारा की कि अगर हम अपनी क्वालिटी को सही नहीं करेंगे तो हमारी जो साख है जो गुडविल है वो हमारी खराब हो सकती है और उससे आपके कस्टमर जो है वो अब जैसे मैंने कहा था कि हर फाइंडिंग्स को डालना जरूरी नहीं है, तो इधर उन्होंने ब्रांड्स को नहीं डाला तो मेन चीज को हमने कवर कर दिया. तो अब आप खुद से जब असली वाली रिपोर्ट लिखो लाइफ में कभी या पेपर के लिए भी लिखो तो इफ यू आर कमिंग अप विद फॉर एग्जांपल 4 फाइंडिंग्स तो यू कैन राइट 2 फाइंडिंग्स की मिनिमाइज शक्ल में इन द. यू डोंट नीड टू मिनिमाइज ऑल 4 फाइंडिंग्स इन योर कंक्लूडिंग सेक्शन. अब इसमें देख लो कंक्लूजन वाला जो सेक्शन है वो पैराग्राफ की शक्ल में. ठीक है. फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस should be, it is recommended, should be written in bullet points. वो थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं आपको कि ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट टू द पॉइंट वाली बात होगी. तो फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन को कोशिश करिएगा कि बुलेट पॉइंट्स में लिखें. और उन्होंने थोड़ी सी विजुअल इंटरेस्ट पैदा करने के लिए राइटर ने किया ऊपर वाली फाइंडिंग्स को 1 2 3 कर दिया है और रिकमेंडेशन को बुलेट्स में कर दिया है. तो वो भी एक डिफरेंशिएट हो रहा है. एक तो हेडिंग से डिफरेंशिएट हो रहा है और दूसरा उनका जो नोट डाउन करने डिफरेंशिएट हो रहा है. तो आप लोग भी ऐसे ही करना कि अगर एक चीज को बुलेट पॉइंट से कर रहे हो पेपर वाले दिन तो दूसरे को रोमन 1 2 में कर दो या ABC में कर दें या नॉर्मल 1 2 में कर दें. उधर प्रोविजन होती है बुलेट पॉइंट्स की भी आपको वहाँ प्रोविजन होती है. जैसे यहाँ अभी तो खैर हमारी PDF खुली है पर MS वर्ड में ऊपर बोलते हैं कि आप बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हो, वहाँ भी डाल सकते हो. और किसी पता नहीं एक को 1 2 3 कर दो दूसरे को स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C को मैन्युअली लिखना. टाइम जाया नहीं करना कि मुझे बुलेट नहीं मिल रहा है जिसने कहा था कि बुलेट्स में करना है. टाइम इज मनी देयर. तो अगर बच रहे हैं तो बचाएं. और फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरीली फॉन्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है. वहां वहां वो भी प्रोविजन देंगे. हमने सिर्फ क्या करना है इन चीजों को हाईलाइट करना है. ठीक है. अब ये मुझे फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे एग्जामिनर को नजर आए ना आए, वो खुद ही एनलार्ज कर लेंगे मेरी तरह चश्मा लगा लेंगे. उसकी फिक्र नहीं करो. जो डिफॉल्ट उन्होंने वहां फॉन्ट दिया हुआ है उसी से टाइपिंग शुरू कर दे ताकि हम मिनिमम अपना टाइम मैक्सिमम हम लिख सकें. ठीक है. वो प्रोविजन उन्होंने इसलिए दिया कि ऐसी सिचुएशंस के लिए कि जहां आपको कोई चीज को हाईलाइट करना है तो आप बोल्ड करना है तो आप उसके लिए उन्होंने वो जो बी वाला ऑप्शन दिया हुआ या किसी वजह से आपने अंडरलाइन करनी है किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए तो वो इसलिए दिया हुआ है. नॉट दैट कि हम ये नॉर्मल वाले फॉन्ट को भी हम चेंज करने बैठते हैं. ओके आई थिंक सो. एंड विल कॉल इट अ डे. यस. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर मंडे को काम करेंगे. Best of luck for the test. Tomorrow, 3 to between 3 to 4 p.m. Sorry?